एक टिपिकल हॉरर फिल्म में हम किसी फैमिली को नए घर में मूव इन करते देखते हैं, जिसके बाद घर का घोस्ट इस फैमिली को परेशान करने लग जाता है। मलासना 32 फिल्म में भी ऐसा ही कुछ है, लेकिन यहाँ दो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है। पहली ये कि दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, लूजली बेस्ड, जी हाँ, और दूसरी ये कि इस फिल्म के घोस्ट की बैक स्टोरी एकदम अलग है। I mean, ये मेरे लिए काफी रिफ्रेशिंग थी। तो फिर आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए इससे जुड़ी कुछ बातों पे चर्चा करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के ओपनिंग सीन में हम दो बच्चों को देखते हैं जो कि मार्बल खेल रहे थे और उनका एक मार्बल सामने वाले घर के अंदर चला जाता है। अब इस घर के पास बच्चों का जाना मना था, फिर भी एक बच्चा घर के अंदर मार्बल लेने जाता है। ये बच्चा घर के एक कमरे में जाता है जहां वो रॉकिंग चेयर पे एक लेडी को बैठा देखता है और इस चेयर के पास ही उसकी मार्बल भी गिरी थी। बच्चा जैसे तैसे डरते हुए चेयर के पास जाकर अपना मार्बल उठाता है और तभी ये लेडी टर्न करती है। इस लेडी का डरावना चेहरा देखकर बच्चा बहुत डर जाता है और वो यहाँ से फौरन भाग निकलता है। तो यहाँ से कहानी 4 साल आगे 1976 में शिफ्ट करती है, जहां हम एक फैमिली को अपने छोटे टाउन से मड्रिड शिफ्ट होते देखते हैं। ये फैमिली मलासना 32 हाउस में शिफ्ट हो रही थी, जो कि वही घर था जिसे हमने पहले सीन में देखा था। इस फैमिली में एक कपल थे जिनका नाम कैंडेला और मनोलो था और इनके 3 बच्चे थे जिनका नाम एम्पारो, पेपे और रफेल था। इन बच्चों के ग्रैंडफादर का नाम फर्मिन था और नए घर के अंदर जाने से पहले फर्मिन एक ऊपर वाली खिड़की की तरफ इशारा करते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें इस घर से नेगेटिव वाइब्स आ रही है। सभी लोग इस बात को इग्नोर करते हैं क्योंकि शिफ्टिंग एक इमोशनली और फिजिकली टायरिंग प्रोसेस होता है। एम्पारो भी अपने बॉयफ्रेंड को मिस कर रही थी, बट सिंस उसे एयर होस्टेस बनना था, मड्रिड उसके लिए अच्छी जगह थी। यहाँ खुश सिर्फ पेपे था क्योंकि उसे अपने कमरे के सामने वाली खिड़की में एक खूबसूरत लड़की दिख गई थी। एनीवेज, घर को एक्सप्लोर करते वक्त हम व्यूअर्स जान पाते हैं कि यहाँ पुराने ओनर्स का सामान और कपड़ा बिखरा पड़ा था। नाउ ग्रैंडपा फर्मिन और रफेल एक ही कमरे में रह रहे थे क्योंकि रफेल सबसे छोटा था और एम्पारो जब इस कमरे में जाती है तो उसे ग्रैंडपा कहीं दिख ही नहीं रहे थे। एम्पारो ग्रैंडपा को ढूंढने लगती है और तभी इस कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। ऐसे में एम्पारो कमरे के बाहर रह जाती है और कमरे के अंदर रफेल अकेला लॉक हो गया था। एम्पारो काफी नॉक करती है और डोर के नीचे से देखने पे उसे एक डरावना सा पैर दिखता है। ये देखकर एम्पारो चिल्लाने लगती है और उसकी चीख सुनकर पेरेंट्स ऊपर आते हैं। वो जैसे तैसे कमरे का दरवाजा खोलते हैं और यहाँ वो रफेल को विंडो के एज पर बैठा पाते हैं। मनोलो एकदम आहिस्ता आहिस्ता रफेल के पास जाकर उसे फौरन खिड़की से उठा लेते हैं। तो पहले ही दिन इतना सब कांड हो जाने के बाद अगले दिन से इनकी स्ट्रगल वाली जिंदगी शुरू होती है, जहां हमें पता चलता है कि मनोलो एक मैकेनिक थे और कैंडेला एक सेल्स वुमन थी। एम्पारो को घर में रफेल का ध्यान रखने के साथ साथ अपने एयर होस्टेस बनने की तैयारी भी करनी थी। एम्पारो इसी में लगी होती है कि अचानक उसे किचन से कुछ आवाज आती है। किचन में जाने पर वो रफेल को अपने आप से बात करता हुआ पाती है और तभी एम्पारो के पीछे से ग्रैंडपा चलते हुए कहीं बाहर निकल जाते हैं। अब एम्पारो को यह महसूस हो जाता है, इसीलिए वो ग्रैंडपा के पीछे जाती है। मीनवाइल रफेल किचन में अब अकेला था और उसके सामने एक मार्बल आकर गिरती है। रफेल इस मार्बल के पीछे पीछे उसी कमरे में पहुंच जाता है जिसमें हमने फिल्म के शुरुआत में उस बूढ़ी औरत को देखा था। अचानक से इस कमरे का टीवी ऑन हो जाता है जिसमें एक कार्टून आ रहा था एंड देन सडनली टीवी का कार्टून कैरेक्टर रफेल से बात करते हुए पूछता है, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? मेरी एक दोस्त है जो तुम्हें लेने आएगी और तुम उसके साथ चले जाना। रफेल ये सब देखकर बहुत डर जाता है और वो फौरन टीवी स्क्रीन बंद कर देता है, लेकिन उसे यहाँ वो रॉकिंग चेयर हिलता हुआ दिखता है, जिसके बाद टीवी के अंदर से 2 हाथ बाहर निकलकर रफेल को अंदर खींच लेते हैं। इसी के साथ रफेल गायब हो जाता है। दूसरी तरफ एम्पारो ग्रैंडपा को पकड़ती है और ग्रैंडपा फिर से वही बातें बोलने लगते हैं कि ये जगह ठीक नहीं है, वो हमें जीने नहीं देगा, वगैरह वगैरह। एम्पारो उन्हें संभालते हुए घर लाती है, लेकिन घर पे तो रफेल गायब हो चुका था। ऐसे में फौरन पुलिस को बुलाया जाता है जो कि अपनी छानबीन शुरू करते हैं और कैंडेला, मनोलो और पेपे रफेल को ढूंढने बाहर जाते हैं। तभी इनके घर के ब्रोकन लाइन पे किसी का कॉल आता है जिसे एम्पारो उठाती है और दूसरी तरफ से हम रफेल की आवाज सुन पाते हैं जो कि मदद की गुहार लगा रहा था। तभी फोन कट हो जाता है एंड देन एम्पारो को रफेल के चिल्लाने की आवाज सामने वाले दीवार से आने लगती है।
अम्पारो फौरन भागते हुए सामने वाले घर के दरवाजे पर नॉक करने लगती है, लेकिन इस घर में सालों से कोई नहीं रह रहा था, इसीलिए मजबूरन इन्हें घर का दरवाजा तोड़ना पड़ता है। लेकिन उन्हें यहाँ रफेल नहीं मिलता। अम्पारो को एक विंडो कर्टन के पीछे रफेल की परछाई दिखती है, लेकिन जैसे ही वो कर्टन हटाती है उसे वहां वही बूढ़ी औरत दिखती है जो कि अम्पारो का हाथ पकड़ लेती है। अम्पारो जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है और ऐसे में उसके पेरेंट्स उसे संभालते हुए वापस घर लेकर आते हैं। नाउ एट दिस पॉइंट घर के लोग काफी परेशान थे, स्पेशली कैंडिला, क्योंकि ना सिर्फ वो रफेल के गायब होने से परेशान थी, बल्कि ऑफिस में भी उसके साथ एक अजीब घटना घटी थी। दरअसल ऑफिस में कैंडिला एक स्पेशली एबल्ड कस्टमर से डील कर रही थी जिसका नाम लोला था, और लोला कैंडिला को देखकर जोर जोर से अपनी कम्युनिकेटिंग विसल बजाने लगती है। ऐसे में लोला की मॉम आती है और वो कैंडिला से कहती है कि तुम्हें अपने बच्चों का ध्यान रखना होगा। लोला की मॉम कैंडिला को एक छोटी सी प्रेयर बुक देकर ये कहती है कि इससे नेगेटिव एनर्जी उससे और उसके बच्चों से दूर रहेगी। खैर, घर पे अम्पारो फोन डायरेक्टरी में कुछ नंबर्स ढूंढ रही होती है जब उसे किसी सुजैना नाम की औरत का नंबर मिलता है। अम्पारो सुजैना को ये सोचकर कॉल करती है कि शायद सुजैना इस घर की प्रीवियस ओनर रही होगी, लेकिन जैसे ही कॉल पे अम्पारो बोलती है कि वो मलासना 32 से बात कर रही है, कॉल कट हो जाता है। नाउ पेपे खिड़की से सामने वाली लड़की से बात वगैरह करने लग गया था, बट स्ट्रेंजली एनफ पहले दिन के बाद से आज तक पेपे उस लड़की को दोबारा देख ही नहीं पाया था। बस वो लड़की सामने रस्सियों से पेपर पर मैसेज वगैरह लिखकर छोड़ देती थी। लड़की मैसेज में बताती है कि उसका नाम क्लैरा है और वो जानती है कि उनका भाई रफेल सुरक्षित है। पेपे एक पेज पर मैसेज लिखता है कि तुम्हें कैसे पता, जिस पर रिप्लाई आता है कि 20 मिनट में मुझसे बेसमेंट में मिलो। पेपे बेसमेंट में जाता है जहां उसे काफी खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, लेकिन तभी अचानक वो बूढ़ी औरत यहां प्रकट होकर पेपे को पकड़ लेती है, लेकिन पेपे किसी तरह अपनी जान बचाकर भागता है। दूसरी तरफ अम्पारो को अचानक वॉमिटिंग सेंसेशन होने लग गई थी और वॉशरूम में उल्टी करने के बाद शी नोटिसेस कि उसके पेट पर एक बड़े से पंजे का निशान था। यहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि अम्पारो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। जी हाँ, और ये बच्चा उसके बॉयफ्रेंड का था। एनीवेज, अम्पारो किचन में जाती है जहां वो डोर पर लगे ग्लास से अंदर एक ओल्ड लेडी को किचन में देखती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है वहां ओल्ड लेडी की जगह ग्रैंडपा थे। अब दोबारा दरवाजा बंद करने पर हम ग्रैंडपा की जगह ओल्ड लेडी को देखते हैं और ऐसे में अम्पारो दरवाजा खोल के किचन के अंदर आती है। तभी एकदम से ग्रैंडपा रफेल की आवाज में कहते हैं कि फोन पिक करो, और इसी के साथ लैंडलाइन बजने लगता है। अम्पारो फोन पिक करती है जो कि सामने वाले घर से ही आ रहा था। अम्पारो उस घर में जाती है और वहां उसे एक बड़े से क्लॉक के अंदर से रफेल की आवाज आती है। अम्पारो उस क्लॉक का शीशा तोड़ देती है और फाइनली उसे रफेल अंदर मिल जाता है। तो शाम को डॉक्टर रफेल को देखने के लिए आते हैं और वो बताते हैं कि रफेल डीप शॉक में है, तो ऐसे में उन्हें उसका ध्यान रखना होगा। रात को कैंडिला रफेल के साथ उसके ही रूम में थी कि तभी उसे रूम के कोने में एक औरत दिखती है जो कि तुरंत ही गायब भी हो जाती है। इस घटना से कैंडिला काफी डर जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ अम्पारो एक ग्लास में जहर डालकर पीने जा रही थी क्योंकि उसे ऐसा लगने लग गया था कि प्रेग्नेंट होने के बाद उसका कोई करियर नहीं रहेगा, तो ऐसे में वो मरने का ठान ली थी। लेकिन तभी लाइट चली जाती है और अम्पारो के हाथ का ग्लास अपने आप टूट जाता है। वहीं पेपे को ढेर सारे पेपर मैसेजेस आने लग गए थे जिसमें लिखा था कि तुम मेरे हो। बेसिकली देखा जाए तो घर के सभी लोग के साथ कुछ तो अजीब हो रहा था और मनोलो को भी रूम में वही बूढ़ी औरत दिखती है जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। ऐसे में मनोलो सभी फैमिली मेंबर्स को लेकर यहाँ से भाग निकलता है और वो सभी एक रात होटल में बिताते हैं। तो सुबह होते कैंडिला और मनोलो इस घर को बेच देने के लिए और लोन वगैरह को सेटल करने के लिए बैंक जाते हैं, लेकिन बैंक अथॉरिटीज क्लियर करते हैं कि इन्हें घर का लोन पूरी तरह से चुकाना होगा। बेसिकली इन्हें घर में ही रहना होगा जब तक ये लोन नहीं चुका सके। इस सब के अलावा कैंडिला को अपने जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो ढंग से सेल्स नहीं कर पा रही थी। वर्क प्लेस से निकलने से पहले कैंडिला अपनी उस स्पेशली एबल्ड कस्टमर लोला का एड्रेस निकाल लेती है क्योंकि शायद वो उसकी मदद कर सके। कैंडिला लोला के घर जाती है जहां से पता चलता है कि लोला एक स्पेशल चाइल्ड है जो कि स्पिरिट्स वगैरह से बात कर सकती है। कैंडिला की कहानी सुनने के बाद लोला और उसकी मां कैंडिला की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। ये तीनों मलासना 32 हाउस में आ जाते हैं और इस वक्त घर में सभी लोग थे एक्सेप्ट अम्पारो। अम्पारो फोन बुक वाली सुजैना का एड्रेस निकालकर उससे मिलने गई थी। सुजैना एक ओल्ड लेडी थी और उनका घर तो और भी डरावना था।
वो अम्पारो से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछती है, लाइक उसके घर में कौन कौन रहता है, घर में कितने छोटे बच्चे हैं इत्यादि। और ये सब पूछने के बाद सुज़ैना बताती है कि तुम्हारे घर से शायद एक छोटा बच्चा गायब होने वाला है। ये सुनकर एम्पारो सुज़ैना को सारी बात बताती है कि उनके साथ घर में अब तक क्या क्या हुआ है। सुज़ैना एम्पारो के लिए कुछ पीने के लिए लाने जाती है और वो काफ़ी देर तक वापस नहीं आती। ऐसे में एम्पारो इस घर की छानबीन में लग जाती है और यहाँ उसे एक पिक्चर एल्बम मिलती है जिसमें एक लेडी की फोटो थी और ये पिक्चर उस पिक्चर से मैच कर रही थी जो कि एम्पारो के घर में टंगी थी। एक एल्बम में उस लेडी की और फोटो दिखाई देती है और साथ ही उसमें एक लड़के की भी फोटो थी जो कि एग्जैक्टली उसी लेडी की तरह दिखाई दे रहा था। तभी सुज़ैना सामने आती है और वो बताती है कि ये मैं नहीं हूं बल्कि मेरे सिस्टर क्लारा है। अब अगर आपको याद हो तो हमने क्लारा को पहले भी देखा है। जी हाँ, क्लारा वही लड़की थी जिससे पेपे ने अपने सामने वाली घर की विंडो में देखा था और जिससे वो मैसेजेस के जरिए बात कर रहा था। सुज़ैना बताती है कि मलासना 32 में जो स्पिरिट उन्हें दिखाई देती है वो दरअसल क्लारा की है। क्लारा सुज़ैना की सिस्टर थी और क्लारा बचपन में एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़के के रूप में पैदा हुई थी और एल्बम में जो लड़के की फोटो है वो एक्चुअली क्लारा की ही है। लेकिन जैसे जैसे वो लड़का बड़ा हुआ उसे रियलाइज हुआ कि वो लड़की बनना चाहता है। क्लारा और सुज़ैना के पेरेंट्स ये सब एक्सेप्ट नहीं करते थे और वो क्लारा को इसके लिए पनिशमेंट दिया करते थे। वो लोग क्लारा को अपने रूम की क्लॉक में बंद कर दिया करते थे और ये वही क्लॉक था जिसमें रफेल बंद हो गया था। तो अब क्लारा की स्पिरिट उनके घर के सबसे छोटे बच्चे यानी कि रफेल को ले जाना चाहती है क्योंकि क्लारा जब बड़ी हुई थी तब वो एक माँ बनना चाहती थी। लेकिन उनके पेरेंट्स और क्लारा के बीच में इतनी लड़ाई हुई कि पेरेंट्स ने शर्मिंदगी में अपनी जान ले ली। सुज़ैना बताती है कि क्योंकि वो क्लारा को अपने पेरेंट्स के मौत का जिम्मेदार मानती थी इसलिए उसने भी इसके बाद क्लारा से अपना रिश्ता तोड़ दिया और वो अपने घर और क्लारा को वहीं छोड़कर यहाँ चली आई। दरअसल मलासना 32 में 2 घर थे। जी हाँ, जिसमें अभी एम्पारो की फैमिली रह रही थी वो सुज़ैना का घर हुआ करता था और सामने वाला घर जो कि खाली था वो क्लारा का था। सुज़ैना बताती है कि क्लारा के स्पिरिट ने एम्पारो के छोटे भाई यानी रफेल को इसलिए छोड़ा है क्योंकि अब उसे एम्पारो के पेट में पल रहे बच्चे को लेना है। जी हाँ, ये सुनकर एम्पारो सुज़ैना पर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसके मन में क्लारा के लिए सिंपैथी आ जाती है। एम्पारो सुज़ैना से कहती है कि जब क्लारा को एक फैमिली की ज़रूरत थी तब उसे हर किसी ने छोड़ दिया था और इसीलिए मरने के बाद क्लारा एक अग्रेसिव स्पिरिट बन गई है। दूसरी तरफ घर पे लोला स्पिरिट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है लेकिन तभी क्लारा की स्पिरिट उसे पजेस कर लेती है। लोला हवा में उड़ने लगती है और तभी लैंडलाइन रिंग करता है और लोला फोन उठाती है और इसी के साथ घर में आंधी वगैरह आने लगती है। क्लारा की स्पिरिट एक एक करके सभी फैमिली मेंबर्स को यहाँ वहाँ धक्का देती है और सामने सिर्फ रफेल और लोला की मदर खड़े थे। अब ऐसे में क्लारा की स्पिरिट रफेल को मारने का ठान लेती है, लेकिन इससे पहले वो ऐसा करती है एम्पारो यहाँ आ जाती है और वो क्लारा की स्पिरिट से बात करती है। वो क्लारा के स्पिरिट से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसके साथ जो भी हुआ था वो गलत था और वो क्लारा के लिए सिंपैथी शो करती है। ऐसे में क्लारा की स्पिरिट भी दुखी होती है लेकिन अब तक इट वॉज टू फार गॉन और उसमें गुस्सा बहुत था जिस वजह से वो रफेल को अब भी मारना चाहती थी। ऐसे में एम्पारो एक ग्लास के टुकड़े से अपने पेट पे अटैक करने लगती है क्योंकि उसे पता था कि क्लारा को उसके पेट में पल रहा बच्चा चाहिए था। क्लारा जोर जोर से चीखने लगती है और यही मौका देखकर मनोलो पजेस्ड लोला को पकड़कर बालकनी से कूद जाता है जिसके कारण मनोलो की मृत्यु हो जाती है। लेकिन लोला जिसे क्लारा ने पजेस किया था वो मनोलो के ऊपर गिरती है जिससे उसकी जान बच जाती है। अब ये सब घटना होने के बाद क्लारा टेम्पररीली वहां से चली जाती है। नाउ इस इंसिडेंट के कुछ समय बाद हम एम्पारो की फैमिली को देखते हैं जो कि ये घर छोड़कर जा रही थी। दरअसल मनोलो ने अपना इंश्योरेंस करा रखा था जिससे उसकी मृत्यु के बाद इस फैमिली को बहुत पैसे मिले और वो लोग पूरी तरह से लोन चुका कर वापस अपने गांव लौट जाते हैं। मूवी की क्लोजिंग सीन में हम क्लारा के रूम की रॉकिंग चेयर को फिर से वैसे ही हिलते हुए देखते हैं और हम समझ जाते हैं कि क्लारा के स्पिरिट को अभी भी शांति नहीं मिली थी। वो अभी भी मलासना 32 में मौजूद थी और शायद एक बच्चे का इंतजार कर रही थी। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म की कहानी और कहानी काफी रिफ्रेशिंग थी जहां हम स्टीरियोटिपिकल घोस्ट से हटकर एक ट्रांसजेंडर घोस्ट को देखते हैं और मूवी में क्लीशे हॉरर मूवीज की तरह कोई मेंटल कंडीशन में बेस्ड स्टोरी नहीं बल्कि जेंडर एक्सेप्टेंस और आइडेंटिटी से जुड़े स्ट्रगल को दिखाया गया है। अगर क्लारा को उसके पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेते तो आज वो भी एक हैप्पी लाइफ जी रही होती। क्लारा के पेरेंट्स की तरह ही सुज़ैना ने भी उसका साथ छोड़ दिया था और वो उसे अपने पेरेंट्स के मौत का जिम्मेदार भी मानती थी।
क्लेरा की स्पिरिट जो कि सदियों से एक बच्चे के प्यार के लिए तरस रही थी, वो राफेल को अपने पास रखने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो देखती है कि अम्पारो अपने पेट में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश कर रही है, तब वो उसे ऐसा करने से रोक देती है। अब उसे अम्पारो के पेट में पल रहा बच्चा चाहिए था। मूवी के आखिरी सीन्स में हम देखते हैं कि अम्पारो ने उस बच्चे को पालने का डिसाइड कर लिया था और अब वो इसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी भी थी। क्लेरा अम्पारो की फैमिली को तो जाने देती है, लेकिन आज भी वो एक बच्चे के वेट में मलासना 32 में भटक रही है। तो फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी किसी घर के अंदर अलग अलग ट्रैप्स सेट कर रहा था। देन वो कुछ फ्लायर्स प्रिंट करता है जिस पर लिखा था इंटर मी, यानी कि शायद वो किसी तरह का हॉन्टेड हाउस सेटअप कर रहा था जहां हैलोवीन पे लोग एंजॉय करने आ सकते हैं। खैर यहाँ से सीन चेंज होकर हार्पर नामक लड़की पे फोकस करती है जो कि इलिनॉयस शहर के कार्बनडेल एरिया के कैंपस हाउसिंग में रहती है। हार्पर की रूममेट एक बेली नामक लड़की है और ये दोनों अच्छी दोस्त है। आज हैलोवीन की रात थी और इनके घर के डोर पे कोई पंपकिन फेंक के जाता है। हम एक 4 व्हीलर देखते हैं जो कि हार्पर के बॉयफ्रेंड सैम का था, यानी सैम ही पंपकिन फेंका होगा। अब आगे में पता चलता है कि सैम हार्पर पे हाथ उठाता है। जी हाँ, हम क्लियरली हार्पर के फेस पे चोट के निशान देखते हैं जिसे वो मेकअप लगा के छिपा रही होती है ना। बेली को तो पता ही था कि सैम सही बंदा नहीं है और ऐसे में बेली हार्पर से कहती है कि वो सैम से ब्रेकअप कर ले। यहाँ तक कि बेली हार्पर के फोन से सैम को इट्स ओवर टेक्स्ट करने की कोशिश भी करती है, लेकिन हार्पर उसे रोक लेती है। ऑल्दो सैम के कुछ रूड मैसेजेस के बाद हार्पर खुद ही सैम को इट्स ओवर टेक्स्ट कर देती है, यानी कि ब्रेकअप। इसके बाद हार्पर, बेली और इनकी 2 फ्रेंड्स एंजेला एंड मैलरी बाहर पार्टी करने जाते हैं एज इट वाज हैलोवीन नाइट। बेली यहाँ हार्पर के माँ की एक रिंग पहन लेती है टू कंप्लीट हर कॉस्ट्यूम। अब पार्टी में ये चारों 2 लड़कों से मिलती हैं जिनके नाम थे इवन एंड नेथन। नेथन और हार्पर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे थे। एक पॉइंट पे हार्पर कहती है कि वो वापस अपने रूम पे जाएगी, लेकिन बाहर उसे रेड हुड में एक बंदा दिखता है जो कि उसे घूर रहा था। हार्पर को लगता है कि शायद ये सैम हो सकता है क्योंकि सैम क्रेजी टाइप का इंसान है, लेकिन अगले ही क्षण वो हुडी वाला आदमी गायब था। अब दोस्तों नेथन हार्पर से रिक्वेस्ट करता है कि हार्पर इनकी ग्रुप के साथ थोड़ा और समय बिताए और ऐसे में हार्पर मान जाती है। सो फाइनली हार्पर, बेली, नेथन, इवन, एंजेला एंड मैलरी इधर उधर घूमने लगते हैं जब इवन को एक पैम्फलेट मिलती है। ये वही पैम्फलेट है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में प्रिंट होते देखा था, यानी एक्सट्रीम हॉन्टेड हाउस वाली जगह। ऐसे में सभी इस जगह पे जाने की सोचते हैं एज हैलोवीन पे सबको भूत वाली अट्रैक्शंस देखनी थी। नाउ ये लोग जब कार में जा रहे होते हैं तो एक गाड़ी इनकी कार के पीछे थी और ऐसे में हार्पर को लगता है कि सैम इनका पीछा कर रहा है। हार्पर इससे थोड़ा डरती है और ये लोग कार भी रोकते हैं, लेकिन तब तक ये सभी हॉन्टेड हाउस वाली लोकेशन पे पहुंच चुके थे। इस जगह पे कुछ यंग लोग भी आए हुए थे और ऐसे में ये 6 लोग भी एंट्री पे जाते हैं। एंट्री से पहले नेथन अपना बेसबॉल बैट कार में ही छोड़ देता है और इनके साथ सोच रहे हैं कि नेथन के पास बेसबॉल बैट था ही क्यों, तो वेल यही उसका हैलोवीन कॉस्ट्यूम था। एनीवेज एंट्री पे इन्हें एक क्रीपी क्लाउन मिलता है जो कि इनसे लायबिलिटी वेवर साइन करवाता है। इस फॉर्म या वेवर पे 4 रूल्स थे। पहला कि इन्हें हॉन्टेड हाउस के अंदर इंडिकेटेड पाथवे पे ही रहना है। दूसरा कि इन्हें एक्टर्स को टच नहीं करना। देन इन्हें जैसा बोला जाए वैसा ही करना है। एंड फाइनली 4th रूल वाज कि अंदर जाने से पहले इन्हें अपने फोन्स सबमिट करने होंगे इन अ बॉक्स और बॉक्स की चाबी इन्हें ही दे दी जाएगी ताकि जब वे बाहर निकले तो फोन्स अपने कलेक्ट कर सकें। सो यस, ये लोग अपने फोन बॉक्स में रख के लॉक करते हैं एंड फाइनली हॉन्टेड हाउस के अंदर जाते हैं। तो अंदर इन्हें डराने के लिए कुछ जंप स्केयर्स थे। देन माहौल ऐसा बनाया गया था ताकि डर लगे, जो कि ओकेश था। लेकिन फिर एकदम से इन्हें एक केज के पीछे विच मास्क पहनी औरत दिखती है जो कि एक लड़की को बैग में लाती है। देन हॉट रॉड से लड़की के फेस पे हमला करती है। अब दोस्तों ये सीन कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक था जिसे देख के 6 दोस्त काफी खुश होते हैं। इन्हें लगता है कि वाकई ये हॉन्टेड हाउस काफी बढ़िया है, लेकिन इन्हें कोई आइडिया नहीं है कि आगे इनके साथ क्या क्या होने वाला है। खैर इसके बाद ये लोग एक डोर के थ्रू मेज में जाते हैं जहां 2 रास्ते थे। एक के ऊपर लिखा था सेफ रास्ता और दूसरे के ऊपर लिखा था नॉट सेफ रास्ता। इस पॉइंट पे ये ग्रुप 2 भाग में बढ़ जाती है जहां नेथन, एंजेला और बेली सेफ वाले रास्ता लेते हैं, वहीं हार्पर, मैलरी एंड इवन नॉट सेफ वाला रास्ता लेते हैं। सो नॉट सेफ वाले रास्ते में ढेर सारे मकड़ी के जाले थे। इनफैक्ट कुछ रियल लाइफ स्पाइडर्स भी थे। इसे पार करके इवन, मैलरी और हार्पर एक कमरे में पहुंचते हैं जिसमें 3 कॉफिन्स थे। तीनों कॉफिन्स में कुछ नहीं था, लेकिन एक कॉफिन को बंद करने पर अंदर दरवाजा खुलने की आवाज आती थी। ऐसे में तीनों एक एक करके कॉफिन में खुद को बंद करते हैं जिससे ये लोग दरवाजे के थ्रू दूसरी तरफ निकलते हैं। यहाँ मैलरी सबसे लास्ट गई थी और इससे पहले वो दरवाजे से उस पार निकलती
उसके ऊपर मकड़ियों की बारिश की जाती है थ्रू अ होल, जिससे वो बहुत डर जाती है। जो भी हो, ये तीनों एक दूसरे कमरे में पहुंचते हैं जिसके अंदर एक बड़ा सा स्क्वायर होल था और उस होल के ऊपर ढेर सारे एरो मार्क्स थे डिपिक्टिंग कि अब इन्हें इसी होल के अंदर जाना है। वहीं दूसरी तरफ नेथन, एंजेला और बेली सेफ रास्ते पे थे जहां ये लोग फील करते हैं कि चेंबर के वॉल्स पे ऑयल डाला गया था, विच वाज स्ट्रेंज। देन ये तीनों एक वॉल के पास आते हैं जिसमें 3 होल्स थे और होल में हाथ डाल के इन्हें गेस करना था कि एक बॉडी के कौन से ऑर्गन को टच कर रहे हैं। अब पहले तो ये गेम काफी फन था, लेकिन जब बेली अपना हाथ डालती है तो उसकी रिंग अंदर ही गिर जाती है। अब दोस्तों, अगर आपको याद हो तो ये रिंग हार्पर के माँ की है और ऐसे में बेली रिंग निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बेली को लगता है कि कोई उसका हाथ पकड़ लिया है। बेली किसी तरह अपनी हाथ बाहर खींचती है, लेकिन उसके हाथ पे कट्स आ गए थे, यानी कि जो उसका हाथ पकड़ा था ना, वही रेजर से ऐसा किया था। इस पॉइंट पे फाइनली नेथन, एंजेला और बेली सीरियस हो जाते हैं कि इस जगह पे वाकई किसी तरह की प्रॉब्लम है। वहीं अगर दूसरे ग्रुप की बात की जाए तो ये लोग होल में एंटर करके क्रॉस करने लगते हैं, जहां इवन और हार्पर तो निकल जाते हैं, लेकिन पीछे आ रही मैलरी एकदम से गायब हो जाती है। ये लोग मैलरी को ढूंढने की सोचते हैं, लेकिन तभी इनके पीछे एक रेड हुडी और मास्क वाला आदमी आता है जो कि इन्हें आगे बढ़ने के लिए इशारा करता है। ये लोग अजीब साउंड सुनते हैं, देन एक रूम को क्रॉस करते हैं, फिर होल से स्लाइड करके कब्रिस्तान वाले सेटअप में जाते हैं। यहाँ एक मास्क पहना हुआ बंदा इन्हें चेन सॉ से डराता है, लेकिन इवन इस बंदे को डांट देता है क्योंकि इवन डरने लग गया था। देन फाइनली इवन और हार्पर उस कमरे में जाते हैं जिसमें नेथन, एंजेला और बेली थे। यहाँ इन्हें बेली की हालत के बारे में पता लगता है, साथ ही ये पांचों परेशान हो जाते हैं कि मैलरी गायब है। मोरओवर ये लोग रूम में लॉक्ड थे और कोई भी इनकी मदद करने नहीं आ रहा था, इवन आफ्टर सेइंग कि बेली को चोट आ गई है। तभी एकदम से इनके सामने वही केज वाला कमरा था जिसमें विच लेडी दिखती है। ये विच लेडी फिर से एक बैग घसीट के लाती है और इस बार बैग के अंदर मैलरी थी। जी हाँ दोस्तों, ये विच लेडी मैलरी पे सिमिलर वे में जलते रॉड से हमला कर देती है, जिससे मैलरी समाप्त हो जाती है। इसके बाद कर्टन्स क्लोज कर दिए जाते हैं और ऐसे में ये 5 लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इस पॉइंट पे नेथन डिसाइड करता है कि वो आगे जाएगा और सबके फोन्स लेके वापस आएगा। नेथन बेली से फोन वाले लॉक की चाबी लेके आगे जाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाके ही वो चाबी गिरा के खो देता है। वहीं इवन एंजेला के पतले हाथों की मदद से केज के उस पार से वो रॉड लेने की कोशिश करवाता है। इससे पहले एंजेला रॉड ले पाती, वो विच अपने हेवी शूज से एंजेला के हाथ पे अटैक कर देती है। एंजेला को चोट आती है, लेकिन इवन जल्दी से रॉड किसी तरह खींच लेता है। कमिंग टू नेथन, वो एक ऐसे कमरे में जाता है जहां ढेर सारे मैनिकिन्स थे और उनपे कवर्स चढ़े थे। इनमें से एक मैनिकिन हिलता है, विच मींस कि इसमें एक आदमी छुपा हुआ था जो कि नेथन को डरा के निकल लेता है। नेथन चिल्ला के कहता है कि उसे और उसके दोस्तों को मदद चाहिए, एज ये लोग हर्ट है और बाहर जाना चाहते हैं। ऐसे में वो कवर एंड मास्क पहना आदमी वापस आता है एंड अपने आप को इस जगह का एम्प्लॉय बताता है। वो नेथन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है एंड देन वो नेथन के साथ बाकियों के पास जाने लगता है। इसी बीच हमें हार्पर के बचपन की कहानी दिखाई जाती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि हार्पर बचपन में जिस घर में पली बढ़ी वो घर कोई हॉन्टेड हाउस से कम नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि हार्पर के पिता उसकी माँ को मारा पीटा करते थे। हार्पर अपने पिता के बारे में सोच के आज तक डरती है और उसे आज भी नाइटमेयर्स आते हैं। बचपन में जब भी ऐसा होता तो हार्पर हमेशा बेड के नीचे छिप जाती थी और इन्हीं घटनाओं के बीच एक बार हार्पर को अपनी माँ की रिंग मिली थी जिसे वो संभाल के रखी थी। सो यस, देखा जाए तो इन्हीं बचपन के ट्रॉमा के कारण हार्पर ना तो अपने घर जाती है, ना ही घर वालों से ज्यादा कांटेक्ट में है। हार्पर होप करती है कि एक दिन वो अपने घर जाएगी तो घर का दरवाजा उसकी माँ खोलेगी और उसके पिता वहाँ नहीं होंगे। अब दोस्तों, यहाँ क्लियर तो नहीं किया जाता कि हार्पर के माँ पिता अब इस दुनिया में है या नहीं, बट ऐसा लगता है कि शायद एटलीस्ट उसकी माँ तो इस दुनिया में नहीं है और पिता ही शायद माँ को खत्म किए होंगे, जिसके कारण वो भी जेल वगैरह में होंगे। मतलब ये पॉइंट बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, तो मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। एनीवेज, कमिंग बैक टू प्रेजेंट, वो मास्क वाला एम्प्लॉय जो कि अपना नाम मिच बताता है, वो फाइनली इन 5 की मदद करने लगता है। मिच का कहना था कि भले इनकी 6th फ्रेंड मैलरी गायब है, लेकिन वो सेफ होगी एज डराने के एक्ट के लिए मैलरी को यूज किया गया है, लेकिन मैलरी को हार्म नहीं किया गया होगा। इनफैक्ट मैलरी तो शायद बाहर इनका वेट कर रही होगी। ये लोग मिच की बातों पे पूरा यकीन नहीं कर रहे थे और ऐसे में ये मिच के चाबी का गुच्छा लेके हार्पर को रखने दे देते हैं। इवन तो मिच को अपना मास्क भी उतारने कहता है, लेकिन हार्पर इस सिचुएशन को थोड़ा हल्का करती है। तो इसके बाद बेली, हार्पर, इवन, एंजेला और नेथन अपने कदम वापस दोहराते हुए एग्जिट पॉइंट तक जाते हैं, लेकिन एग्जिट डोर के पीछे तो एक दीवार थी। यहाँ मिच कहता है कि इन्हें वापस घूम के क्रॉल स्पेस वाले मेज से जाना होगा, लेकिन क्रॉल स्पेस में एक बार में एक ही आदमी जा सकता है, वरना ज्यादा वेट से एक ट्रैप डोर खुलता है। इसी ट्रैप डोर के थ्रू मैलरी को गायब किया गया है। तो ये लोग प्लान करते हैं कि पहले क्रॉल स्पेस में इवन जाएगा,
देन मिच, देन नेथन और इसके बाद बाकी लोग फॉलो करेंगे। सो यस, इवन सबसे पहले जाता है, फिर सिग्नल देता है कि वो निकल गया। इवन तुरंत आगे भाग के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। उसके बाद मिच अंदर जाता है और वो दूसरी तरफ निकल के तुरंत बाहर जाने वाली ओपनिंग को लकड़ी के बोर्ड से कील ठोक ठोक के सील कर देता है। ऐसे में जब नेथन अंदर जाता है तो वो क्रॉल स्पेस में फंस जाता है। वहीं कमरे में एकदम से डेविल मास्क पहना एक आदमी आता है जिसके हाथ में पिचफोर्क था। उसे देख बेली तुरंत क्रॉल स्पेस में भागती है जिससे ट्रैप डोर ओपन हो जाता है और नेथन नीचे दूसरे कमरे में गिर जाता है। और ये दूसरा कमरा यहाँ का ऑपरेशंस रूम था। वहीं ये डेविल मास्क वाला बंदा एंजेला पे पिचफोर्क से हमला करके उसे खत्म कर देता है। इसके बाद ये डेविल हार्पर की तरफ बढ़ता है, लेकिन हार्पर पीछे भागती है और वो स्लाइडिंग एरिया से भागते हुए कहीं और निकल जाती है। नाउ वी टॉक अबाउट इवन, वो इधर उधर भागते हुए फाइनली हॉन्टेड हाउस से बाहर निकल पाता है, लेकिन बाहर वो बॉक्स गायब था जिसमें ये लोग अपना फोन रखे थे। तभी उसके सामने मिच आता है जो कि फाइनली अपना मास्क उतारता है। और दोस्तों, मिच का चेहरा बहुत अजीब था। आई मीन किसी घोस्ट या एलियन की तरह। मिच इवन पे हमला करके उसे समाप्त कर देता है। दूसरी तरफ हार्पर भागते हुए एक जगह फंस जाती है और डेविल मास्क वाला उसके करीब आ जाता है। वो फाइनली अपना मास्क उतारता है और दोस्तों इसका चेहरा भी अजीब ही था। आई मीन चेहरे पे वियर्ड पियर्सिंग्स थे, काली आंख थी, एज इफ वो रियल में डेविल हो। पैरेलल में क्लाउन भी अपना मास्क उतारता है और अंदर वो एक रियल क्लाउन जैसा था, एकदम डिफॉर्म्ड फेस। इन शॉर्ट, यहाँ काम करने वाले सभी लोगों का चेहरा रियल में डिफॉर्म्ड था और ये लोग जैसा मास्क ऊपर पहने थे, चेहरा भी रियलिटी में अंदर वैसा ही था काइंड ऑफ। इनफैक्ट ये लोग हॉन्टेड हाउस में आने वाले लोगों को समाप्त कर रहे थे। हम यहाँ क्लाउन के हाथ में वो बॉक्स देखते हैं जिसमें सबके फोन्स थे और क्लाउन इस बॉक्स के सारे फोन्स निकाल के माइक्रोवेव में जला के खराब कर देता है, एक्सेप्ट वन फोन। ये हार्पर का फोन था जिसपे सैम का कॉल आता है और क्लाउन फोन उठा के अजीब बातें कहता है। ऐसे में सैम पागलों की तरह हार्पर को ढूंढने लगता है। नाउ कमिंग टू डेविल मास्क गाय, इससे पहले वो हार्पर को खत्म कर पाता, नेथन पीछे से उस एरिया में आता है और वो नेल गन से उस पे हमला कर देता है। इसी मौके का फायदा उठा के हार्पर भागती है और वो एक अजीब कमरे में पहुंचती है। इस कमरे में एक बाल्टी टंगी थी और दीवार पे बाल्टी में हाथ डालने को लिखा था। बाल्टी में अजीब सारे गले मरे हुए चूहे वगैरह थे। स्टिल हार्पर हाथ डाल के एक टॉर्च निकालती है। तभी यहाँ की लाइट चली जाती है और हार्पर इस टॉर्च की मदद से इधर उधर जाती है। अब दोस्तों, यहाँ कई ट्रैप्स थे, लाइक रोप्स से ब्लेड लटक रहे थे, देन नेल्स खड़े किए गए थे। इनफैक्ट सुपर ग्लू भी कई जगह पे था। हार्पर के पैर नेल्स पे लगते हैं, देन वो सुपर ग्लू में अपने हाथ चिपका लेती है जिससे उसे बहुत कठिनाइयों से निकलना पड़ता है। लिटरली पैर में कील गड़ गया है, देन हाथ की स्किन निकल आती है एंड ऑल दैट। देन वो एक होल से निकलने की सोचती है, लेकिन एक मास्क वाला आदमी रोप काटने लगता है। इस रोप के कटने से ऊपर के नुकीले चाकू वगैरह हार्पर पे गिर जाते, लेकिन इससे पहले ऐसा होता, हार्पर भाग के होल से निकल जाती है। वहीं नेथन इधर उधर भागते हुए उस जगह पे पहुंच जाता है जहां होल्स में हाथ डाल के ऑर्गन्स गेस करने थे। नेथन को यहाँ हार्पर की माँ वाली रिंग मिल जाती है जिसे वो अपने पास रख लेता है। फिर वो उस कमरे में जाता है जहाँ क्लाउन फोन्स वगैरह माइक्रोवेव में जलाया था और वो एकमात्र बचा फोन उठाता है जो कि हार्पर का था। तब इस कमरे में मिच आता है और नेथन चुप के हार्पर के फोन से सैम को उसकी लोकेशन भेज देता है। देन वो मिच पे हमला करके समहाउ इस जगह से बच के छत पे निकलता है। फाइनली नेथन काइंड ऑफ इस जगह से निकल चुका था, एज आगे यहाँ की बार्ब्ड बाउंड्री थी। वहीं सैम को लोकेशन मिल गई थी और वो भी इस जगह पे आने के लिए निकल पड़ा था। वहीं हार्पर की बात की जाए तो वो एक स्केप रूम में घुस जाती है जो एक बच्चे के बेडरूम जैसा लगता है। वो डोर पे ड्रेसर लगाकर अपने आप को रूम में बैरिकेड कर लेती है ताकि डेविल अंदर ना आ जाए। रूम उसकी बचपन की यादें ट्रिगर करता है जहां वो अपने अब्यूजिव फादर से बचने के लिए बेड के नीचे छिपती थी। अब इस रूम में एक पजल होता है जो हार्पर को सॉल्व करना होता है। हार्पर यहाँ एक कॉम्पैक्ट मिरर से दीवार पर उल्टे लिखे हुए मल्टीपल क्लूज पढ़ती है। देन क्लूज के हिसाब से बेड के नीचे जाती है जहाँ एक जैक इन द बॉक्स टॉय हाउस था। इस टॉय हाउस में चाबी भरने पे ट्यून बजता है और फाइनली टॉय हाउस ओपन होता है जिसमें से चाबी निकलती है। इस खास की मदद से हार्पर उस दरवाजे को खोल सकती थी जिसपे गियर्स लगे थे, साथ ही दरवाजे पे द एंड भी लिखा था। अब बेड के नीचे होने से हार्पर को अपने पिता वाली ट्रॉमेटिक यादें आने लगती हैं और तभी डेविल जोर जबरदस्ती से रूम के अंदर आ जाता है। हार्पर की मेमोरी में आता है कि उसका फादर उसे बेड के नीचे छुपा हुआ ढूंढने आ रहा है और यहाँ सीन पास्ट एंड प्रेजेंट में फ्लैश करता है, मतलब एक तरफ छोटी हार्पर और दूसरी तरफ अभी की हार्पर। तभी हार्पर अचानक बेड से निकलती है और वो तीखी की डेविल की आंख में घुसेड़ देती है। हार्पर दरवाजे की तरफ भागती है, की लॉक में घुमाती है और इससे दरवाजा का गियर मैकेनिज्म वगैरह वर्क करता है जो कि एक वायर से शॉर्ट गन से कनेक्टेड था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में धड़ाक से शॉर्ट गन चल जाती है और हार्पर को गोली लगती है। फिर भी हार्पर रेंगते हुए हॉल के एंड तक जाने की कोशिश करती है। अब दोस्तों, ये शॉर्ट गन एक तो कुछ हाइट पे थी, देन हर कुछ सेकंड्स में जैक इन द बॉक्स की धुन के साथ चलती रहती थी। मतलब
मैकेनिज्म ही ऐसा सेट किया गया था कि हर कुछ देर के बाद गन लोड होके अपने आप फायर करेगी। तभी एकदम से डेविल आता है और वो हार्पर पे हमला कर देता है। हार्पर फाइट बैक करती है और वो डेविल के जख्मी आंख पे हमला करती है। ऐसे में डेविल थोड़ा ऊपर खड़ा होता है और तभी शॉटगन के रेंज में आ जाता है और शॉटगन चलता है, जिससे डेविल खत्म हो जाता है। इसके बाद हार्पर निकलती है जहां वो कुछ मास्क वाले इंसानों को देखती है। वो डेविल का पिच फॉक लेके एक स्कल मास्क पहने इंसान पे हमला कर देती है। मास्क हटाने पे अंदर बेली निकलती है। जी हाँ दोस्तों, बेली कोई बुरी लड़की नहीं थी, रादर ये गुंडे लोग उसके मुंह पे पट्टी बांध के उसे मास्क वगैरह पहना दिए थे। सो यस, गलती से हार्पर बेली को ही समाप्त कर दी और इसी बीच सैम यहाँ पहुंचता है, लेकिन जो क्लाउन था वो सैम को निपटा देता है। नाउ कमिंग टू नेथन, वो हार्पर को बचाने के लिए घर के अंदर वापस आता है, पर मिच उस पर हमला कर देता है। वहीं हार्पर एक ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाले बंदे पे हमला करती है और फिर नेथन की मदद करके मिच को खत्म कर देती है। फिर उनकी मुलाकात वैम्पायर कॉस्ट्यूम वाले एक बंदे से होती है जो कि अपना मास्क उतारता है। फाइनली इन्हें एक बंदा मिलता है जिसका चेहरा नॉर्मल था और वो बताता है कि वो कत्ल नहीं कर रहा, वो तो इनफैक्ट खुद यहाँ फंस गया है। ये वैम्पायर कॉस्ट्यूम वाला बंदा कहता है कि हॉन्टेड हाउस के जो परफॉर्मर्स हैं वो एक एक्सट्रीम बॉडी मॉडिफिकेशन ग्रुप का हिस्सा है जो हर साल ऐसे हॉन्टेड हाउसेस बनाते हैं ताकि लोगों को फंसा कर मार सके। वैम्पायर यहाँ मदद का ऑफर देता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी पीछे से आता है और वो उस पे गोली चला के उसे खत्म कर देता है। नेथन और हार्पर भाग के उस छत वाले रास्ते से निकलते हैं जिससे नेथन पहले भागा था, लेकिन यहाँ इनके सामने वो विच आ जाती है और ऐसे में दोनों मिलकर विच को निपटा देते हैं। इसके बाद दोनों घर के बाहर भागते हैं जहाँ इनकी कार लगी हुई थी। कार को क्लाउन ऑलरेडी तोड़ चुका था ताकि ये लोग कार से भाग नहीं सके। नेथन यहाँ कार से अपनी बेसबॉल बैट निकाल लेता है। नेथन हार्पर को बाउंड्री क्रॉस करवाता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी फिर आ जाता है। ज़ॉम्बी नेथन पे गोली भी चलाता है जो कि नेथन के पेट में लगती भी है, लेकिन नेथन बेसबॉल बैट से ज़ॉम्बी को निपटा देता है। फाइनली ये दोनों समहाउ यहाँ से बच के निकलते हैं। दिन ये दोनों सैम की कार लेके शहर की तरफ जाते हैं। वहीं क्लाउन इस पूरी जगह पे आग लगा देता है एंड देन निकल लेता है। तभी सोचूं कि जगह के वॉल्स पे ऑयल क्यों थी, क्योंकि सब कुछ खत्म होने के बाद यहाँ क्लाउन आग लगाता है। एनीवेज नेथन और हार्पर हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ नेथन की हालत बहुत खराब थी। उसे तुरंत एडमिट किया जाता है और जाने से पहले नेथन हार्पर को उसके माँ वाली रिंग देता है। कुछ समय बाद हॉस्पिटल में नेथन और हार्पर रिकवर करते हैं और हार्पर को ये भी सपना आता है कि वो अपने पेरेंट्स के घर गई है जहाँ उसकी माँ दरवाजा ओपन की है, बट ऑफ कोर्स ये रियलिटी नहीं है। हॉस्पिटल में भी हार्पर को एहसास होता है कि इन्होंने हॉन्टेड हाउस के लाइबिलिटी वेवर्स पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखी थी और उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन में इनकी एड्रेस भी थी, यानी जो क्लाउन बच गया था वो अब भी इनके पीछे आ सकता है। सो एज एक्सपेक्टेड थोड़े टाइम बाद क्लाउन हार्पर की माँ के घर पहुंचता है क्योंकि हार्पर वही एड्रेस दी थी। लेकिन दोस्तों हार्पर तैयार थी, वो दरवाजे पे सुपर ग्लू डाली थी जिससे क्लाउन फंसता है। फिर क्लाउन इससे छूट के सीधा नेल्स पे गिरता है जिससे उसे काफी चोट आती है। अगेन ये हार्पर का ट्रैप था ना, क्योंकि क्लाउन चोटिल था, फंस चुका था, तो ऐसे में हार्पर शॉटगन लेकर निकलती है और उस पर गोली चला देती है। फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों ये थी हॉन्ट फिल्म की कहानी एंड सिंस इट्स अ स्लैशर मूवी तो इसका असली मजा फिल्म देखने में है इफ यू लाइक दिस जॉनरा। यूट्यूब रिस्ट्रिक्शंस के कारण मैं कई चीजें डिटेल में नहीं बता सकता, वरना क्या होता है वो आप सबको भी पता है। नाउ वी टॉक अबाउट सम थियरीज। सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं कि ये अजीब चेहरे वाले लोगों का ग्रुप आखिर था क्या। वेल इनका चेहरा रैंडमली डिफॉर्म्ड नहीं था, बल्कि ये लोग एक्सट्रीम बॉडी मॉडिफिकेशन खुद से करके अपने चेहरा ऐसा बनाए थे। मेकर्स ने खुद इंटरव्यू में ये हिंट किया है कि रिवील का पे ऑफ तभी काम करेगा जब मास्क के नीचे कुछ ऐसा हो जो जेन्युइनली अनकैनी लगे, और इसके लिए उन्होंने स्पेशल मेकअप आर्टिस्ट्स के साथ डिजाइन्स बनवाए। मतलब आइडिया ये था कि परफॉर्मर्स अपने पर्सोना को रियल फेस पे ही कार्व कर चुके हैं। जैसे डेविल मास्क वाला डेविल जैसा ही दिख रहा है, विच मास्क वाली के अंदर विच ही थी, क्लाउन जैसा, घोस्ट जैसा, और ज़ॉम्बी की तरह दिख रहा था। इसीलिए हॉन्ट एक परफॉर्मेंस से ज्यादा कल्टिश लगता है, जहां लोग अपनी आइडेंटिटी को मास्क के हिसाब से परमानेंटली मॉडिफाई कर चुके हैं ताकि विक्टिम्स को साइकोलॉजिकली भी ब्रेक किया जा सके। अब हार्पर के पॉइंट ऑफ व्यू से थीम को अगर समझा जाए तो मूवी का कोर सिर्फ मेज ऑफ डेथ नहीं बल्कि ट्रॉमा है। हार्पर का अब्यूजिव फादर और प्रेजेंट में अब्यूजिव बॉयफ्रेंड सैम दोनों मिलके उसके दिमाग में एक लूप बना देते हैं। इसलिए बेडरूम, स्केप रूम, उल्टे लिखे क्लूज को मिरर से पढ़ना, बेड के नीचे वाली मेमोरी और जैक इन द बॉक्स के साथ शॉटगन ट्रैप, सब चीजें उसके बचपन के डर को ड्रामेटाइज करती हैं। यहाँ हॉन्टेड हाउस लिटरली उसके अंदर वाले डर को गेमिफाई करता है। चाबी से द एंड खोलना, अपनी कहानी का कंट्रोल वापस लेना और डेविल की आंख में की घुसाना, ये सब अब्यूजर को डायरेक्टली फेस करने जैसा था। इस रीडिंग को फिल्म के पोस्ट रिलीज एनालिसिस ने भी अंडरलाइन किया है कि हॉन्ट का थीम ट्रॉमा प्रोसेसिंग है, जहां हार्पर अपने पास्ट को कन्फ्रंट करके फाइनल गर्ल बनती है। एक फैन थ्योरी जो कि फैंडम में चली थी वो ये कहती है कि इस सब का जो मास्टरमाइंड था, यानी वो जो क्लाउन था, वो हार्पर से पर्सनली लिंक हो सकता है। कुछ लोग इसे फादर फिगर स्पेकुलेशन तक खींच देते हैं क्योंकि क्लाउन सीधा उसके होम एड्रेस पे पहुंचता है और फिल्म पहले से ही फादर ट्रॉमा फ्रेम पे चल रही होती है। लेकिन ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि फिल्म में क्लियरली बताया
बताया गया कि क्लाउन एड्रेस पे फॉर्म या लाइबिलिटी वेवर वाली डिटेल्स देख के आया होगा। बाकी क्लाउन इक्वल्स टू डैड वाली बात फैंडम गेसवर्क है, लेकिन ट्रॉमा वाले लेंस में देखोगे तो सिंबलिज्म फिट बैठ सकती है, बट एकदम एग्जैक्ट चीज नहीं है, लिटरल नहीं है। अब यहाँ एक और लेयर है, सेफ नॉट सेफ के बोर्ड्स, क्रॉल स्पेस में वेट ट्रिगर ट्रैप और ऑर्गन गेस करने वाले जैसे सेट पीसेस हॉन्टेड अट्रैक्शन ग्रामर का स्पूफ भी है और सबवर्जन भी। मेकर्स ने प्रोडक्शन में एक्चुअल वर्किंग हॉर्न जैसा सेट खड़ा किया था, जिससे ज्योग्राफी टैक्टाइल लगे और हर रूम एक मिनी ट्रायल बने। इसलिए एक्शन बीट्स भी फास्ट लगते हैं और डिसओरिएंटिंग भी, जैसे यूजुअली रियल हॉन्ट में होता है। ये इंटीरियर्स एक पुरानी डेयरी फैक्ट्री के अंदर बिल्ड किए गए थे और प्रोजेक्ट को इली रॉथ ने प्रोड्यूस भी किया, इसलिए आपको 2000 टॉर्चर मेज हॉरर की एक विफ मिलती है। बस यहाँ इमोशनल स्पाइन हार्पर पे सेंटर्ड है। देन हार्पर की रिंग आर्क भी सिंबॉलिक है। बिली ने हार्पर की माँ की रिंग पहनी होती है, फिर ऑर्गन वॉल में रिंग गिर जाती है, बाद में नेथन को यही रिंग मिलती है। और अगर आपको याद हो तो हार्पर को बचपन में ये रिंग मिली थी जब वो बेड के नीचे छिपी थी, और जब उसके पिता उसकी माँ को मार रहे थे तो रिंग वहां गिर गई, जो कि हार्पर उठा ली थी। सो यस, ये छोटा सा बीट हार्पर के होम या फैमिली कनेक्शन की थ्रेड बन जाती है।